हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पिछली क्लास में हमने देखा इक्विलिब्रियम का मीनिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, यानी एक्सेलरेशन भी जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा भी जीरो। उसके बाद हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में देखा कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है और वहां से हम हल्का सा डिस्प्लेस करें और अगर वो लोड कराए तो स्टेबल, आगे चला जाए तो अनस्टेबल, और उसी नई पोजीशन को अपनी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन बना ले तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक सवाल देखा पिछली क्लास में कि एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर अगर अपन 4 चार्ज रख दें तो एक चार्ज पर बाकी 3 के कारण हमने फोर्स निकाला। तो फिर हमने जाना कि सेंटर पर कितना चार्ज रखें, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका साइन क्या हो, ताकि वो अरेंजमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। उसी के करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन आगे देखते हैं अपन। तो इसमें दिया हुआ है 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर फिक्स्ड एट पॉइंट A,0 and -A,0. Another test charge is placed at 0,0. Show that equilibrium is at O is. इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा? तो इसमें देखो कैसा दिया हुआ है कि जो 2 चार्ज हमको दिए हुए हैं, ये हो गया ओरिजिन, और इधर से A सेपरेशन पर इधर और A सेपरेशन पर इधर, दोनों तरफ चार्ज रखे हुए हैं Q। तो ये भी चार्ज का नाम है Q और ये भी चार्ज का नाम है Q। फिर टेस्ट चार्ज जो हम लेकर के आए हैं उसका नाम है Q नोट। तो सबसे पहले देखो कि Q नोट को जो हमने ओरिजिन पर रखा, क्या उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है? यस। तो अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमें इक्विलिब्रियम का टाइप बताना है। तो इक्विलिब्रियम का टाइप कैसे बताएंगे? इसको हम अगर स्लाइटली सा डिस्प्लेस करते हैं इधर की तरफ, तो इधर जब ये चार्ज Q नोट आएगा तो इस Q के कारण, मान लो इसका नाम मैं 2 दे देता हूं और इस वाले चार्ज Q को मैं 1 नाम दे देता हूं, तो इस 2 वाले के कारण, ये जो 2 वाला चार्ज है इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में इसका R कम हो गया है, पास आ गया है, तो इसका मतलब इसका फोर्स बढ़ गया है, और इससे दूर चला गया है इसलिए इसका फोर्स कम हो गया है। तो नेट फोर्स इस पर जो आया है वो इधर की तरफ आया है, लौटा करके लाने वाला। तो जब हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो ये मिडिल वाला जो चार्ज है Q नोट वो लौट करके वापस आ रहा है। इस दौरान ये जो दोनों चार्ज हैं ये अपनी पोजीशन पर हमने फिक्स रखे हुए हैं। तो जब हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो ये लौट करके वापस आया। ऐसे ही आप इधर भी चेक करो कि अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स इस पर नेट इधर लगेगा तो फिर लौट करके वापस आएगा। यानी इस पॉइंट के अबाउट इस चार्ज का आना जाना लगा हुआ है। किसी पॉइंट के अबाउट किसी चार्ज का आना जाना लगा रहे तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और वो ऑसिलेटरी मोशन का फोर्स अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल हो तो फिर उसको हम SHM भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जानना चाह रहे हैं। तो जब हमने इसको डिस्प्लेस किया इधर की तरफ हल्का सा, तो डिस्प्लेस करने पर ये लोड करके वापस आ रहा है। तो बताएं आप कि इस इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अलोंग द एक्स एक्सिस, फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी को अगर अपन वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करें तो ये जो चार्ज है, जैसे यहां पर चार्ज है और इधर बना देते हैं अपन इसको, तो ये चार्ज है यहां पर Q और एक और चार्ज था यहां पर Q, ये दोनों अपनी पोजीशन पर फिक्स है, और सेंटर पर एक चार्ज है Q नोट जो इधर से भी A सेपरेशन पर है और इधर से भी A सेपरेशन पर है। अब हमने इस Q नोट को अलोंग द वाई एक्सिस, ऊपर नहीं, अलोंग द वाई एक्सिस, इसी प्लेन में, यानी आप मान सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पिक्चर में है। तो जब इस Q नोट चार्ज को हमने यहां डिस्प्लेस किया तो इसके कारण जो फोर्स इसको लगा उसको अगर हम F बोलें और ये एंगल थीटा है, तो क्या इतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इस पर लगाएगा? यस। तो ये दोनों फोर्स F और F सेम है अगर, तो इनका ये वाला जो कंपोनेंट है X वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या वो कैंसिल हो जाएगा? यस, क्योंकि ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो F कोस थीटा कैंसिल हो गया और F साइन थीटा ऐड हो गया। तो नेट फोर्स जो बना है वो बना है 2F साइन थीटा। तो हमने इसको डिस्प्लेस किया ऊपर और नेट फोर्स भी ऊपर ही आया। डिस्प्लेस अगर अपन इसको ऊपर किया y, तो नेट फोर्स भी इस पर ऊपर की तरफ ही आया, यानी
इधर डिस्प्लेस किया तो इधर ही फोर्स आया है, तो वो आगे ही चला जाएगा, लोड करके नहीं आ रहा, जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही आगे चला गया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर अपन ने इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्रूव करना था अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये दो पार्ट ऐसे किए। मान लो इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये वाला भी प्लस क्यू नोट था। मान लो इसको अपन माइनस क्यू नोट लें, तो फिर क्या होगा? ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, और इस बार हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है इस क्वेश्चन से हट करके अपनी तरफ से अपन ने एक चार्ज ले लिया यहां पर माइनस क्यू नोट, दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले बताएं कि ये दोनों चार्ज तो फिक्स है अपनी पोजीशन पर, तो सबसे पहले बताएं कि ये चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में है? यस, दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर है। अब अगर अपन इसको डिस्प्लेस करते हैं इधर की तरफ, तो इसका नाम अगर 1 है और इसका नाम अगर 2 है, तो फिर से 2 वाला फोर्स ही ज्यादा आएगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम हो गई है। तो इस पर 2 के कारण जो फोर्स लगा वो ज्यादा है, लेकिन इस बार 2 वाला फोर्स जो है वो अट्रैक्शन वाला है। यहां जो 2 वाला फोर्स था वो रिपल्शन वाला था, तो जो बड़ा है वो F2 इस बार रिपल्शन वाला था तो इसलिए इधर चला गया, लेकिन इस बार F2 उधर की तरफ है, इसलिए नेट फोर्स उधर की तरफ लगा, इसलिए जैसे ही हमने इसको उधर डिस्प्लेस किया ये उधर ही चला गया। इसका मतलब ये किस तरह का इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। कब? जब हमने यहां पर चार्ज माइनस क्यू नोट लिया, तो उस वाली स्थिति में उधर डिस्प्लेस करने पर, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करने पर ये उधर ही चला गया। इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव चार्ज का तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आया और नेगेटिव चार्ज का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया। ऐसे ही यहां पर अगर ये दोनों चार्ज प्लस क्यू थे और ये वाला चार्ज प्लस क्यू था, तो उसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना। लेकिन अगर इसी सेंटर वाले चार्ज को अपन माइनस क्यू वाला चार्ज ले लें, जैसे ये है प्लस क्यू और ये है प्लस क्यू और ये है सेंटर वाला चार्ज माइनस क्यू, ये हमने डिस्प्लेस किया है ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग। शुरू में यहां पर था बीच में, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 था। अब इस बार जब डिस्प्लेस किया तो इस बार फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, यहां लग रहा था रिपल्शन का, ये है अट्रैक्शन का। तो इसके ये वाले जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब ये लोड करके वापस आएगा। तो हमने डिस्प्लेस किया ऊपर इस माइनस क्यू चार्ज को और ये लोड करके वापस आया, इस पर नेट फोर्स ऐसे लगा। तो जब ये चार्ज यहां पर माइनस क्यू है, उस वाले केस में ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हमने हल्का सा डिस्प्लेस करके नेट फोर्स का देखा कि वो लोटा करके ला रहा है तो स्टेबल, अगर वो आगे भेज रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम का, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो SHM करेगा, और अगर करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन टू फिक्स चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q। तो ये वाला जो चार्ज है इसका नाम है q, ये वाला जो चार्ज है इसका नाम है q, ये भी अपनी पोजीशन पर फिक्स है और ये वाला भी अपनी पोजीशन पर फिक्स है। और अब एक सेंटर वाली पोजीशन पर सेम आइडेंटिकल चार्ज q जिसका मास m है वो हमने रख दिया, और ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक की वो 2L है टोटल मिला करके, यानी ये वाली सेपरेशन हो गई L और ये भी है L। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कितना, आप देखें कितना, स्लाइटली, जरा सा, x इज वेरी स्मॉल अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम, यानी इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं x के बराबर, तो इसका मोशन किस तरह का होगा? तो जैसे ही हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया, इस चार्ज का नाम मान लो 2 है और इसका नाम मान लो 1 है, तो 2 के कारण जो फोर्स लगा वो बढ़ गया है। अभी हमने देखा कि पास आया तो KQ/2R² में R कम हुआ तो इसका फोर्स ज्यादा आया और इस वाले का फोर्स कम आया। तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर की तरफ बन गया? इस पर, इधर की तरफ। तो लोटा करके ला रहा है, लोटा करके ला रहा है, इसका मतलब क्या तय हो गया कि इधर से जब इधर आएगा, लोड करके आएगा, तो यहां आने तक में वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर इधर जाएगा, लेकिन इधर आने के बाद फोर्स
उधर की तरफ लगने लग जाएगा तो वापस से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस इधर आएगा। तो इस तरह से इसका आना जाना लगा हुआ है। किसी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी का आना जाना लगा रहे तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और इस ऑसिलेटरी मोशन वाले केस के लिए अगर अपन नेट फोर्स निकालना चाहें तो क्या बनेगा इस पर नेट फोर्स? ये है F नेट इक्वल टू F2 माइनस F1। ये बना नेट फोर्स। F2 माइनस F1 में वैल्यू डालें अगर अपन तो क्या बन जाएगा? ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी? अब क्योंकि ये x कम हो गया तो ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी L माइनस x। ये चार्ज पहले यहां पे था, यहां से हमने इसको x डिस्प्लेस किया तो x डिस्प्लेस करने के बाद ये जो सेपरेशन बची ये है L माइनस x। तो ये फोर्स हो गया अपने पास KQ स्क्वायर अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स लगा F1 उसके लिए इस चार्ज पार्टिकल की यहां से डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? ये वाली डिस्टेंस L तो ऑलरेडी थी है और x और डिस्प्लेस किया तो ये बन गया L प्लस x। तो ये कितना बन गया यहां से वैल्यू? ये हो गया KQ स्क्वायर अपॉन L प्लस x का स्क्वायर। अब इसका नेट निकालें अपन तो इसका नेट निकालने के लिए KQ स्क्वायर तो कॉमन ले लिया अपन ने और LCM हो गया अपने पास क्या? ये हो गया L माइनस x का होल स्क्वायर और इंटू L प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर भेजें तो ये है L प्लस x का होल स्क्वायर माइनस L माइनस x का होल स्क्वायर। ओपन करें तो L स्क्वायर और x स्क्वायर तो कट जाएगा तो 2LX माइनस माइनस 2LX तो कितना बन गया? 4LX। ये बन गया 4LX। तो इस नेट फोर्स की वैल्यू देखें अगर अपन तो F नेट कितना हो गया यहां से? F नेट की जो वैल्यू बनी है वो क्या है? ये है अपने पास KQ स्क्वायर को लिख देता हूं मैं, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और यहां था Q स्क्वायर। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो टर्म है वो है 4LX और ये जो नीचे है A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर? तो यहां से बन जाएगा अपने पास क्या? ये टर्म है 4LX और नीचे वाली जो टर्म है वो बन गई A माइनस बी और A प्लस बी यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर स्क्वायर है तो बन गया अपने पास L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको देख करके क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फोर्स नेट है वो x के प्रोपोर्शनल है? नहीं, क्योंकि x नीचे भी है। x के प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि x को डबल करोगे तो फोर्स डबल हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स करोगे तो 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो यहां पर x को डबल करने पर फोर्स डबल नहीं हो रहा क्योंकि ये वाला x भी जो है वो पिक्चर में है। अगर नीचे वाला x पिक्चर में नहीं होता तब सिर्फ ऊपर वाला x बचा रहता। तो ये कब हो पाएगा? ये कंडीशन के साथ हो पाएगा। क्या है कंडीशन? जो सवाल में दिया हुआ है कि अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है यानी x लेस देन l है तो उस वाली स्थिति में क्या होगा? ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है, छोटे को बुला सकते हैं। तो छोटे को बुला सकते हैं तो यहां से क्या टर्म बच गई अपने पास? F नेट इक्वल टू ये हो गया अपने पास Q स्क्वायर अपॉन ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? पाई एप्सिलॉन 0 और यहां से L इंटू एक्स और ये कितना बचा? इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो इसको अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बचा L की पावर 4। तो यहां से ये वैल्यू बन गई अपने पास, एक L कैंसिल हो गया तो Q स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L क्यूब और इंटू एक्स। अब क्या आप इसको SHM बोल सकते हैं? यस, क्योंकि नेट फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया है। तो जब नेट फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ जाए और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो तो इसका मतलब वो SHM है और SHM है तो इसका मतलब kx वाला जो SHM का टर्म है उसमें k की जो वैल्यू है वो ये वाली होगी और k की वैल्यू अगर ये है तो टाइम पीरियड का वैल्यू बना 2 पाई अंडर रूट m बाई k और k हो गया पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एल क्यूब। और ये k की वैल्यू डाल रहे हैं अपन, k है कितना? k की वैल्यू है Q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0 एल क्यूब। ये यहां तो आएगा Q स्क्वायर और ऊपर आएगा पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एल क्यूब। तो टाइम पीरियड हो गया, ये टर्म नहीं है तो टर्म हो गया 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन 0 m एल क्यूब अपॉन
क्यू स्क्वायर। तो एक्स के साथ वाली टर्म का नाम हो गया के और टाइम पीरियड हो गया 2π√m/k। तो ध्यान दें, अगर वो आपको बोले कि हमने इसको जो डिस्प्लेस किया है वो L/2 डिस्प्लेस किया, यानी यहां से अगर L/2 डिस्प्लेस किया तो क्या वो SHM होगा? नहीं होगा। वो इसलिए SHM नहीं होगा क्योंकि तब ये x जो है वो नेग्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये x अगर नेग्लेक्ट नहीं होगा तो फिर वो SHM नहीं कहलाएगा। SHM तो वो तभी ही कहलाएगा जब ये x नेग्लेक्ट हो, यानी x लेस देन L के लिए। इसी के लिए ये SHM बना है। तो कभी L/2 के लिए भी पूछ लेते हैं कि L/2 पर छोड़ दिया तो ये क्या SHM है क्या? तो सही आंसर नहीं, तब SHM नहीं है, सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन है, सिर्फ आना जाना लगा हुआ है, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन SHM नहीं है क्योंकि तब फोर्स x के प्रोपोर्शनल नहीं है। कब? जब x लार्ज है, लाइक L/2 टाइप में। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। यानी मान लो कि एक रस्सी से एक चार्ज बांध दिया, एक और रस्सी से एक चार्ज बांध दिया, तो ये जो अरेंजमेंट है क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? और अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या कंडीशन उसकी होंगी? तो जैसे यहाँ एक रस्सी से हमने एक चार्ज बांध दिया, ऐसे चार्ज Q और मास M, और ऐसे ही एक चार्ज Q और मास M यहाँ पे ले लिया अपन। और अगर ये सेम लाइन के अलोंग है मान लो और इक्विलिब्रियम में है, तो इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन हम लिखेंगे? तो देखिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अर्थ के कारण जो नीचे इसको फोर्स लग रहा है वो है mg, ऐसे कैसे इसको जो फोर्स लग रहा है वो है mg। कि किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। और ऐसे ये चार्ज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगाएगा Fe, ऐसे ही ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा Fe। ये एंगल मान लो थीटा है या अल्फा मान लेते हैं, θ1 और θ2 है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, ये चेक करते हैं अपन। ये चेक करने के लिए एक्चुअली यहां जो टेंशन है अभी हमको वो नहीं पता कि वो सेम है कि अलग अलग है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप इस टेंशन के कंपोनेंट कर दो, और ये एंगल अगर θ2 है तो ये वाला एंगल θ2 हो गया, तो टेंशन T1 का कंपोनेंट आ गया T1 cos θ2 और ये आ गया T1 sin θ2। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन लिख सकते हैं अपन? यहाँ पे इस तरफ लिखना चाहें अगर तो क्या लिख सकते हैं? T1 cos θ2 इक्वल टू mg, y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में T1 sin θ2 इक्वल टू Fe। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो tan θ2 इक्वल टू आ गया Fe/mg। ये हमने tan θ2 निकाला। ऐसे हम tan θ1 निकालें तो टेंशन के कंपोनेंट कर दें यहां से और उससे वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कैसे tan θ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला एंगल है θ1, टेंशन का नाम इस बार T2 है इधर एंगल θ1 की साइड, तो T2 cos θ1 और ये है T2 sin θ1। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? T2 sin θ1 बराबर Fe, T2 cos θ1 बराबर mg। दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर से वही टर्म बन गई, क्या? tan θ1 बराबर Fe/mg। तो आप देखें कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, और अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि tan θ1 इक्वल टू tan θ2, यानी ये जो दोनों एंगल आएंगे, ये दोनों एंगल वो कैसे आए? सेम। इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि t के बारे में उन्होंने पूछा नहीं, तो t को पिक्चर में लाए बगैर भी अगर हम इसको लिखना चाहें तो सेम डायग्राम आगे वाले पेज पे बनाया अपन। तो ये रस्सी और इससे दो चार्ज बने हुए हैं, और ये एंगल मान लो बीटा है और ये वाला एंगल मान लो अल्फा है। मास दोनों के सेम है मान लो, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा वो है mg। चार्ज दोनों के सेम है मान लो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा वो है Fe। अब ये टेंशन सेम है कि अलग अलग है ये नहीं पता हमको, तो इसको पिक्चर में लाए बगैर हम क्या कर सकते हैं? इस Fe और mg को ही पिक्चर में लाने के लिए ट्राई करें। तो ये एंगल अगर बीटा है तो इस वाले एंगल का नाम भी क्या हो गया? बीटा। अब ये वाला एंगल बीटा हो गया
तो टेन बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी बनी, देखो ये वेक्टर ट्राइंगल है, इसको शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ये है एफ ई, इसको नीचे ले आए अपन, ऐसे एफ ई नीचे आ गया और ये है एम जी, तो टेन बीटा की जो वैल्यू बनी यहां से टेन बीटा वो किसके बराबर बनी, ये एफ ई और ये एम जी, ये एफ ई को यहां ले आए, तो टेन बीटा बराबर क्या बन रहा है, एफ ई अपॉन एम जी। ऐसे ही इधर की तरफ से अल्फा देखना, ये एंगल है अल्फा, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं टेंशन वाली टर्म पिक्चर में ना आए। क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि एंगल सेम है कि अलग अलग ये नहीं पता, तो फिर टेंशन सेम आएगी कि अलग अलग ये नहीं पता, क्योंकि अगर एंगल अलग अलग है तो नीचे एम जी फोर्स है, तो टेंशन वाली जो वैल्यू है वो अलग अलग आ सकती है। तो हम चाह रहे हैं टेंशन पिक्चर में ही ना आए, तो टेंशन पिक्चर में ही ना आए, तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो यहां से टेन अल्फा निकालें, तो ये टर्म क्या है, ये वाला फोर्स क्या है, ये है एफ ई और ये है एम जी, तो टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनी, वो बनी एफ ई अपॉन एम जी, टेन अल्फा इज एफ ई अपॉन एम जी। अब देखो हमने टेंशन पिक्चर में लाए बगैर टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यू सेम आई, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, टेन बीटा, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, बीटा, यानी दोनों एंगल जो हैं वो दोनों कैसे हो गए, सेम। अब मान लो मैं एक चेंज करता हूं, इसमें चेंज ये कर रहा हूं कि दोनों चार्ज की वैल्यू को अलग अलग कर दूं, यानी ये है Q1 और ये है Q2, बाकी कोई चेंज नहीं किया, यानी मास जो है वो सेम रखा पर चार्ज अलग अलग कर दिया। तो अब की बार बताइए आप कि इस बार जो एंगल आएंगे दोनों बीटा और अल्फा वो सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे। तो देखो चार्ज बदलने पर ये जो एफ ई वाला फोर्स है इन दोनों पर जो लग रहा है आपस में, वो सेम रहा या चेंज हो गया, सेम रहा, क्योंकि वो तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है, इसको भी वही लगेगा तो इसको भी वही लगेगा, तो चार्ज बदलने पर एफ ई में बदलाव आया नहीं, मास हमने सेम लिए थे एम जी और एम जी, तो इस कारण से यहां से अगर अपन टेन बीटा निकालेंगे तो वो है एफ ई अपॉन एम जी, और यहां से अगर अपन टेन अल्फा निकालेंगे तो ये है एफ ई अपॉन एम जी, तो टेन अल्फा और टेन बीटा फिर से दोनों सेम आ गए, तो चार्ज चेंज होने पर फर्क नहीं पड़ा। मान लो मैं मास को भी चेंज करता हूं, तो मास को भी चेंज कर दे, मान लो ये दोनों जो चार्ज हैं उसमें इस बार क्या किया अपन ने कि चार्ज की वैल्यू जैसे Q1 Q2 थी, या चार्ज की वैल्यू मान लो अभी भी सेम है, लेकिन मास ये M1 है और ये M2 है, तो अब की बार एंगल सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। तो यहां से अगर ये वाला एंगल है मान लो बीटा और ये वाला एंगल है अल्फा, तो एफ ई वाली वैल्यू तो सेम आ गई, क्योंकि ये तो एक्शन रिएक्शन से आया है, तो आमने सामने वाले को फोर्स जो लगेगा वो सेम लगेगा, लेकिन एम जी तो अर्थ ने लगाया है, तो अर्थ ने लगाया है तो ये वाला फोर्स कितना हो गया M1G, और ये वाला फोर्स कितना हो गया M2G। तो ये वाला जो एंगल है इसको अगर अपन बीटा बोलें तो टेन बीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनी, ये Fe और ये M1G, तो Fe तो सेम है लेकिन Mg में यहां आया है M1G, और इधर वाली पोजीशन पर टेन अल्फा ये कितना आया है, ये आया है ये एंगल अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये बन गया अपने पास Fe अपॉन M2G। तो Fe अपॉन M2G में आप देखें कि इस बार Mg वाली टर्म अलग अलग है, तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएंगे। मान लो M1 और M2 में से M1 बड़ा है M2 से, M1 इज ग्रेटर देन M2, तो अगर M1 बड़ा है तो ये टर्म बड़ी है, ये टर्म बड़ी है तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब टेन अल्फा इज ग्रेटर देन टेन बीटा। बीटा ये वाला एंगल, बीटा वाला टर्म छोटा क्यों आया, क्योंकि उसका मास जो है वो बड़ा था, इसका मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो मास अलग होने पर ये वैल्यू अलग अलग आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। अभी हमने जो सवाल किया उसमें दो चार्ज को अगर हम रस्सी से लटका रहे हैं और दोनों रस्सी की लंबाई अगर सेम है, तो हमने ऐसा देखा कि दोनों का जो एंगल है अल्फा और बीटा, वो रिलेशन निकालने के लिए टेंशन को पिक्चर में लाए बगैर हम अगर फोर्स डायग्राम बनाते हैं और उसमें टेन थीटा लिखते हैं, तो टेन थीटा वाले केस में क्या होगा, टेन थीटा वाले केस में
ये वाला फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये जो तीनों फोर्स हैं mg, Fe और T, ये ट्राइंगल बना रहे होंगे, क्लोज ट्राइंगल, और जहां पहला पॉइंट है वहीं आखिरी पॉइंट खत्म हो रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट की लेंथ जीरो होनी चाहिए, तो जहां पहला हो वहीं आखिरी खत्म हो। तो ऐसा होने के लिए हमने क्या किया, ये वाला एंगल है जैसे बीटा, तो ये वाला एंगल बीटा है अगर, तो हमने कहा कि टेन बीटा निकालेंगे अगर अपन, तो उसमें ये टर्म पिक्चर में आएगी, ये टर्म पिक्चर में आएगी, पर ये टेंशन जो हमें पता नहीं है कि सेम है कि अलग अलग है वो पिक्चर में नहीं आएगी। सेम और अलग अलग के लिए हमने ऐसा बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर mg की वैल्यू जो है वो सेम भी है तो यहां पर टेंशन अलग अलग होने पर एंगल जो है वो अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए हमने पहले से ही एंगल को सेम नहीं लिया है। आगे बढ़े अगर अपन, तो ऐसा ही एक सवाल देखें, इसमें क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमने क्या किया, दो चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया है रस्सी से, और लंबाई जो है उसकी वो सेम है। अभी लंबाई सेम है तो उसके आधार पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि दोनों का जो एंगल है वो सेम आने वाला है, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू सेम आने वाली है। तो चार्ज का नाम है Q और मास है m, तो हम यहां से टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू को पहले ही लिख सकते हैं, जैसे ये है mg और ये है Fe, ऐसे यहां पर ये है mg और ये है Fe। तो टेन थीटा की जो वैल्यू बनेगी यहां से, दिस टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा, Fe अपॉन mg, तो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। बगैर टेंशन को पिक्चर में लाए हमने Fe और mg के टर्म में एंगल निकाला, तो क्या दिया हुआ यहां तक, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो उस थीटा की वैल्यू निकाली अपन ने। व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, अब हम इसको पूरे को एक लिक्विड में डाल रहे हैं जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो बोला कि तो भी ये एंगल सेम रहता है। इस सवाल में, किसी में अलग हो सकता है, इस सवाल में इस पूरे अरेंजमेंट को किसी लिक्विड में डालें तो अगर एंगल सेम रहता है तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम इस चैप्टर में एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे के चैप्टर में के से भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन। तो हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, और साथ में हमें मटेरियल की डेंसिटी दे रखी रो ओ इज रो दैट इज 1.6 एंड रो एल लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दैट इज 0.8। यहां से आप देख सकते हैं कि ज्यादा डेंसिटी ऑब्जेक्ट की है लिक्विड से, तो अगर अपन इसको लिक्विड के अंदर डालेंगे तो हेवी है ऑब्जेक्ट, तो लिक्विड के अंदर ही डूबा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, बॉयंसी फोर्स कम रहेगा mg के मुकाबले। तो चलो इसको लिक्विड में डालते हैं अपन। तो लिक्विड में अगर अपन इसको डालें तो देखो ये पूरे अरेंजमेंट को अपन ने एक लिक्विड में डाल दिया, ये लिक्विड में डाल दिया। अब जो इस पर फोर्स लग रहा है वो है क्या, mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ये जो Fe वाला फोर्स है जो इस चार्ज ने इस चार्ज पर लगाया वो क्या होगा, तो इस चार्ज ने चार्ज पर लगाया जो तो नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही लिक्विड में डाला उसके डायपोल जो हैं वो तो फोर्स लगा रहे होंगे, तो एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर वाली टर्म आ जाएगी। तो ये जो टर्म है ये है, इसको अगर अपन कहें Fe डैश, नाम क्यों बदल दिया अपन ने इसका, Fe की जगह Fe डैश क्यों कर दिया, Fe में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जब वो एयर में था, लिक्विड में डाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर वाली टर्म आ जाएगी इसमें, तो एप्सिलॉन आर वाली टर्म आ जाएगी, तो इसलिए इस Fe डैश की वैल्यू जो है उसका नाम हमने Fe डैश डाल दिया। क्वेश्चन में बोला हुआ है एंगल अभी भी सेम है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये लेंथ L है, तो ये जो लेंथ बनेगी सामने वाली वो कितनी बन जाएगी, ये L साइन थीटा और L साइन थीटा मिलाकर 2L साइन थीटा। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में
आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर, ये वो ही बना हुआ है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट वाली जो टर्म है वो एक्स्ट्रा पिक्चर में आई है, यानी यहां पर जो टर्म बनी वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखें ये सेम बना हुआ है आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और ये सब टर्म सेम है, तो क्या एडिशनल टर्म आई इसमें, ये एप्सिलॉन आर। तो इस एफ ई डैश को प्रीवियस फोर्स एफ ई के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। उसके अलावा लिक्विड में डाला अपन ने इसको तो एक फोर्स और पिक्चर में आया होगा, क्या, बोयेंसी फोर्स। तो अब इस पर जो नेट फोर्स है वो किस तरह से है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की बात करें तो mg था नीचे, fb था ऊपर, mg बड़ा था fb से, इसलिए नीचे की तरफ वाला नेट फोर्स हो गया mg माइनस fb। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो Fe डैश वाला जो फोर्स है वो क्या आया, Fe अपॉन एप्सिलॉन आर। सेम ऐसे ही इधर की तरफ भी Fe अपॉन एप्सिलॉन आर mg माइनस fb। और ये जो एंगल है थीटा ये सेम बना हुआ है, तो थीटा सेम बना हुआ है तो ये वाले एंगल का नाम अगर अपन थीटा लिखें तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ये जो एफ ई डैश है इसको पैरेलल शिफ्ट करके नीचे ले आओ, तो नीचे है mg माइनस fb, ये वाला नीचे वाला फोर्स, ये है mg माइनस fb, और ये वाला जो फोर्स है ये है एफ ई डैश दैट इज एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, ये टेंशन वाला फोर्स, और ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है इस बार वो किसके बराबर बनेगी, एफ ई डैश अपॉन mg माइनस fb। अब आप देखो जो टेन थीटा की वैल्यू है पहले और अभी वो तो सेम आ रही है, तो सेम आ रही है तो इसका नाम डाल दिया अपन ने Fe अपॉन mg। अब दोनों को सेम करें तो यहां से Fe डैश हो गया Fe अपॉन एप्सिलॉन आर अपॉन mg माइनस fb, और यहां से Fe अपॉन mg। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो यहां से ये Fe कैंसिल हो गया, ये जो अपॉन में एप्सिलॉन आर है इसको इधर भेज दो, तो इधर भेज दिया तो बन गया एप्सिलॉन आर। इस mg को इधर भेज दो तो बन गया अपने पास mg अपॉन mg माइनस fb, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू बन गई। अब इस एप्सिलॉन आर को लिखना चाहें अगर अपन तो मास को कैसे लिख सकते हैं, मास को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, अगेन mg, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, और बॉयेंसी फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g। अब इसमें v नॉट g तो कैंसिल हो गया और क्या बचा रह गया, ये है रो o अपॉन रो o माइनस रो l। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। ये जो आंसर आया है एप्सिलॉन आर का ये उस केस में आया है जब वर्टिकल के साथ एंगल थीटा सेम रहा, अगर डिफरेंट हो जाता तो फिर डिफरेंट आंसर आता, वो निकालते। अभी जो आंसर आया है रो ओ अपॉन रो ओ माइनस रो एल, ये तब के लिए है जब एंगल रिमेन्स द सेम। अब इसकी वैल्यू डाल दें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या दे रखी है, एप्सिलॉन आर निकालना है, रो ओ की वैल्यू क्या दे रखी है 1.6 और लिक्विड की डेंसिटी 0.8, तो कितना बच गया अपने पास 1.6 अपॉन 0.8, तो आ गया अपने पास 2। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हम के भी बोलते हैं, मीडियम का एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, उस एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने पता लगाई इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये यहां पर अपने को सिग्मा और रो नाम दिया हुआ था, उसको अपन ने रो ओ और रो एल के टर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू चार्ज पार्टिकल x and y each having a charge q are placed at a distance d apart। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। Where should a third charge particle be placed? तीसरा चार्ज पार्टिकल कहां रखें? On the perpendicular bisector of the xy।
इस दोनों चार्ज का नाम है ना जो x और y है, टू चार्ज पार्टिकल x एंड y, नाम इनका q है, पर इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, where should a third charge particle charge q be placed on the perpendicular bisector, this is perpendicular bisector, so that it experience a maximum force। तो जैसे यहां से किसी y डिस्टेंस पर रखा तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम आए। हमें क्या पता लगाना है, इसका मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू भी पता लगाना है और ये डिस्टेंस भी पता लगानी है। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो d दे रखी है अपने को। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है जब यहां पर होता बिल्कुल बीचों बीच में इस जगह पर, तब इस पर नेट फोर्स कितना बनता, बीच में होता तो 0 बनता, क्योंकि इसके कारण इधर फोर्स लगता, इसके कारण इधर लगता, तो नेट 0 बन जाता। यहां से इसी लाइन के अलोंग दूर ले जाए इनफाइनाइट पर, तो वहां कितना बनेगा, वहां भी 0 बनेगा, क्योंकि इस चार्ज के कारण उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स 0 आ जाएगा। दो 0 के बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव चार्ज, फोर्स जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में ही जानना चाह रहे हैं कि इस y पर इस फोर्स का मैक्सिमा आएगा। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, फंक्शन लिखकर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स है इधर की तरफ F, ऐसे इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स है इधर की तरफ F, और माना कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस फोर्स के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज F cos थीटा और F cos थीटा, और F sin थीटा ऐड हो जाएगा। तो क्या नेट फोर्स बन गया इस पर, F नेट हो गया 2F sin थीटा। डिस्टेंस की बात करें अगर अपन, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से y पर था और ये मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस ये वाली ये d/2, यहां पर चार्ज है कैपिटल Q और यहां पर दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, नाम है उसका y। ये डिस्टेंस जो है वो भी है d/2, और ये जो चार्ज यहां रखा था इस पर लगने वाला फोर्स निकाला भी अपन ने इस लाइन के अलोंग, इसी कारण लगने वाला फोर्स निकाला अपन ने इस लाइन के अलोंग, और इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया है। तो इस ट्राइंगल में ये d/2 और ये y है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ये वाली, ये कितनी बन जाएगी, √d²/4 प्लस y²। ये है y, ये वाला y, ये है d/2। तो हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। हाइपोटेनस निकाले तो साइन थीटा की वैल्यू क्या डाल सकते हैं यहां से, साइन थीटा इज y/√d²/4 प्लस y²। तो ये आ गया अपने पास नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। तो F नेट इक्वल टू 2F साइन थीटा और 2F व्हाट इज F, K Q1 Q2 अपॉन R²। R² का मतलब इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, ये वाली, ये हमने निकाल रखी, इट इज d²/4 प्लस y²। तो R² है तो अंडर रूट हट गया, तो d²/4 प्लस y², दिट इज F साइन थीटा। ट्राइंगल से देखे आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन दिस R अगेन, तो ये है y अपॉन और ये है d²/4 प्लस y² की पावर 1/2। तो ये बन गया नेट फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो इसका डिफरेंशिएशन करें नेट फोर्स का, तो dF नेट अपॉन dy, और किसके बराबर करेंगे डिफरेंशिएशन करके, 0 के। तो करें डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में ये टर्म तो कांस्टेंट है 2kq, तो 0 की तरफ चली जाएगी, एक्स्ट्रा टर्म बची ये वाली। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है इस बार d/dy ऑफ y अपॉन, ऊपर से क्या बच गया, ये y, ये कहां चला गया, ये 0 में चला गया इधर, और यहां क्या बचा d²/4 प्लस y² की पावर 3/2। u/v वाले रूल से डिफरेंशिएशन करें इसका, तो क्या बन जाएगा, यहां से ये नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो d²/4 प्लस y³
वाई स्क्वायर का इसका स्क्वायर हुआ है, तो 3/2 का क्या बन जाएगा 3, और यहां से ये हो गया d²/4 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इस टर्म को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस टर्म को छोड़ दिया और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो y का कितना हो गया 1 बड़ा ब्रैकेट माइनस, अब की बार क्या करें, अब की बार y को छोड़ देते हैं, तो y को छोड़ दिया और इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, चेन रूल से, तो 3/2 आगे आ गया और पावर रह जाएगी 1/2, तो d²/4 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब जिसे मन में माना था उसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो d² का डिफरेंशिएशन कितना 0 और वाई स्क्वायर का कितना 2y और बड़ा ब्रैकेट और इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब ये टर्म तो उधर चली गई, ये जो बड़ी सी टर्म बची है इसमें से कुछ कॉमन ले लो। आप देखो मैं कॉमन लेता हूं d²/4 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, ये टर्म कॉमन ले ली ये वाली। एक्स्ट्रा में क्या बच गया यहां पे, ये है d²/4 प्लस वाई स्क्वायर, 3/2 में से हाफ चला गया 1 बच गया, यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये y और ये y और ये 3 क्या बना -3y² इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म तो 0 नहीं है, ये टर्म बची 0 होने के लिए, y² और 3y² से कितना बच गया ये 2y² इधर आ गया इक्वल टू d²/4, तो यहां से y² की वैल्यू कितनी आ गई d²/8, y² इक्वल टू d²/8। तो हमें निकालना है y, तो इसका अंडर रूट ले लें तो बन जाएगा d और 8 का हो जाएगा 4 × 2, तो रूट हो जाएगा 2√2, तो टर्म बन गया d/2√2। तो ये तो आ गया किस y के लिए फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, अपन ने ये y निकाला, तो किस y के लिए फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो कैसे निकालें, ये जो y की वैल्यू है ये उठा करके यहां डाल दें, दिस इज नेट फोर्स। तो अगर अपन y की वैल्यू डालते हैं d/2√2, तो y की वैल्यू यहां डाल देंगे d/2√2, तो उसे हमें मैक्सिमम फोर्स पता लग जाएगा। ऐसा ही एक्सप्रेशन आगे जाकर रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, जहां भी हम kqx/r² प्लस x² की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे और वैल्यू आएगी r/√2, तो वैसी टर्म बन रही है यहां पर, वहां आएगी kqx/r² प्लस x² की पावर 3/2, तो x की वैल्यू आएगी r/√2, तो यहां से r है d/2 का /√2 यानी d/2√2। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन फिर से यूज आने वाला है अपने आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।